हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। चलिए आज पढ़ते हैं हनी ड्यू चैप्टर जो 8th क्लास में है। 8th क्लास की बुक है, उसका फर्स्ट जो चैप्टर है उसकी के साथ में आपको पोएम नंबर 1 द एंट एंड द क्रिकेट। एंट का मतलब होता है चींटी और क्रिकेट का मतलब होता है झिंगुर। यानी ये कविता एक चींटी और एक झिंगुर की है कि किस तरह से हम अगर शिक्षा लेना चाहें तो हम किसी छोटी से छोटे जानवर से, पशु से, पक्षी से, किसी से भी अगर चाहें तो शिक्षा ले सकते हैं। और ये जो कविता है ये इट इज़ अडेप्टेड फ्रॉम एसोप्स फेबल, यानी कि एसोप की जो फेबल है, फेबल का मतलब होता है कहानी, जिसके अंदर पात्र के रूप में हम जानवरों को पात्र के रूप में लेके चलते हैं। तो ये छोटी सी जो कहानी है, अ फेबल इज़ अ स्टोरी ऑफन विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, यानी फेबल एक ऐसी कहानी होती है जिसमें कैरेक्टर के रूप में यानी पात्र के रूप में जानवर होते हैं। दैट कन्वेज अ मॉरल, और वो हमें एक मॉरल जो होता है यानी हमें एक सबक सिखाते हैं, एक सीख देते हैं। दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड ए क्रिकेट, और ये जो कहानी है ये भी एक चींटी और झिंगुर की कहानी है जो हमें एक शिक्षा आखिर में देगी। An idea of far-reaching significance which is as true of four-legged cricket as of a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. यानी ये जो कविता है चींटी और झिंगुर के बारे में है, और ये हमारे को एक बहुत ही दूरगामी महत्व का विचार प्रस्तुत करती है कि जितना 4 टांगों वाले झिंगुर के बारे में सत्य है उतना ही 2 टांगों वाले, यानी यहाँ पे झिंगुर की 4 टांगें होती हैं और उसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं मनुष्य को, उसको झिंगुर की हरकतों के साथ कंपेयर किया है, उसकी आदतों के साथ कंपेयर कर रहा है। तो 2 टांगों वाला जो झिंगुर माना है वो किसको माना है? आदमी को माना है कि 4 टांगों वाले झिंगुर के बारे में जो बात सत्य है उतनी ही सत्य 2 टांगों वाले मनुष्य के बारे में भी सत्य है। कि और कवि ये कहना चाहते हैं कि ऐसा झिंगुर आपने अपनी लाइफ में ज़रूर देखा होगा जिसकी 2 टांगें हैं, अर्थात मनुष्य को देखा होगा जो इसी तरह की हरकतें करता है जैसा कि इस पाठ में झिंगुर के द्वारा की गई है। तो चलिए पढ़ते हैं ये कविता द एंट and the cricket. A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny month of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. यानी पहले आप इसके डिफ़िकल्ट कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, आप साथ साथ में लिखते जाइए। सिली का मतलब होता है नासमझ, क्रिकेट का मैंने आपको पहले ही बताया, झिंगुर। एक्स्टम्ड टू, इसका मतलब होता है अभ्यस्त होना, किसी चीज़ का आदी हो जाना। वार्म का मतलब होता है गर्म। सनी का मतलब होता है धूपदार, जहाँ बहुत तेज़ धूप होती है, अच्छा धूपदार दिन जो होता है। गे का मतलब होता है प्रफुल्लित होना, और समर का मतलब होता है गर्मी के दिन। स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत ऋतु, और कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। बिगिन मतलब शुरू होना, और कबर्ड का मतलब है अलमारी। और क्रम का मतलब होता है टुकड़ा। स्नो कवर्ड का मतलब होता है स्नो से भरा हुआ, यानी बर्फ़ से ढके हुए। और एम्प्टी का मतलब होता है खाली। तो ये पैराग्राफ हम अब जो पढ़ने वाले हैं ये पूरा हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, ऑफ मी तक, और इसका मीनिंग मैं आपको अभी पूरा समझाऊंगी। तो ये पैराग्राफ अब हम यहाँ से यहाँ तक जो पैराग्राफ है इसका पूरे का मीनिंग अब हम समझेंगे। अ सिली यंग क्रिकेट एक्स्टम्ड टू सिंग, यानी एक नासमझ, सिली यानी नासमझ, यंग क्रिकेट यानी युवा झिंगुर, अकस्टम्ड टू सिंग यानी वो प्रफुल्लित बसंत व ग्रीष्मकाल की गर्म धूप वाले जो महीने होते हैं उसमें खाली। थ्रू द वार्म सनी मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, यानी धूपदार जो धूप निकली अच्छे उन दिनों में, दोपहर में
केवल गारने का काम उसका है। गे समर एंड स्प्रिंग, चाहे वो गर्मी के दिन हो चाहे वो बसंत के दिन हो, वो उसका खाली इतना ही काम था कि वो उस मौसम को एंजॉय करते हुए सिर्फ गाता ही रहता है, यानी मस्ती ही करता रहता है। उसको और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, चाहे गर्मी हो चाहे बसंत ऋतु हो, वो अपनी ही मस्ती में बस खाता पीता है और मस्त रहता है, गाने गाता रहता है। बिगिन टू कंप्लेन, यानी बिगिन मतलब होता है शुरू करना और कंप्लेन यानी शिकायत। लेकिन अब उसने शिकायत करना कब शुरू किया? व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, जब उसने देखा कि उसके घर पर हिज कबर्ड्स वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम, कि उसके घर की जो अलमारियां हैं वो उसको खाली मिली, उसमें कोई खाने पीने की चीज़ें नहीं थी और अब सर्दियां आ गई थी। सर्दियों में बाहर पेड़ों पर भी उसको कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिला, और जो घर में भी उसने अपनी अलमारी में या कुछ भी स्टोर करके नहीं रखा हुआ था। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, एक टुकड़ा भी उसको वहाँ नहीं मिला, यानी एक दाना भी उसको खाने का वहाँ नहीं मिला। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और चारों तरफ धरती के ऊपर बर्फ़ की चादर थी, बर्फ़ से सारा जो धरती थी वो कवर हो चुकी थी क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी थी, बर्फ़ गिर रही थी। नॉट अ फ्लावर कुड बी सी, और कहीं पर भी कोई भी फूल, पौधों पे पेड़ों पे कोई फूल नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड थी। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, और उस सर्दी के कारण पेड़ों के ऊपर पौधों के ऊपर एक भी पत्ता बचा हुआ नहीं था। ओह वॉट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, और अब उसको रियलाइज़ हुआ कि मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा। तो इस पूरे पैराग्राफ में हमने देखा कि अब ये जो क्रिकेट है ये अब इतना दुखी हो गया कि इसको अब समझ में आ रहा है कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि जब गर्मियों के दिन थे, जब बसंत ऋतु थी, तब इसने अपना समय किस में ख़राब करा? सिर्फ गाने में, इधर उधर घूमने में। कुछ भी इसने अपने लिए सर्दियों के लिए बचा के नहीं रखा, और आज ये इतना दुखी है कि इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि अब मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं। एट लास्ट बाय स्टार्वेशन, स्टार्वेशन का मतलब होता है भूख, भूखा मरना। एट लास्ट बाय स्टार्वेशन, भूख से। फैमिन का मतलब होता है अकाल। बोल्ड यानी साहसी। ड्रिपिंग का मतलब होता है तरबतर होना। वेट यानी बरसात। और ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना। कोल्ड यानी सर्दी, ठंड। सेट ऑफ का मतलब होता है रवाना होना। माइजरली यानी कंजूस। ग्रांट यानी अनुमति देना कोई चीज़ की, दान, सॉरी ग्रांट, हाँ, और अनुमति देना, प्रदान करना, देना। शेल्टर यानी शरण। माउथफुल का मतलब होता है मुंह भरा, मुंह भरना, मुंह भर कैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा दान, धान देना। ग्रेन यानी दाने, मुंह भर दाने। बोरो यानी उधार लेना। रिपे यानी वापस दे देना। डाई यानी मर जाना। और स्टारवेशन यानी भूख से, और सोरो मतलब दुख या कष्ट। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इस पूरे के पूरे जो ये पंक्तियां हैं इनका मीनिंग। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमिन मेड बोल्ड, यानी आखिरकार भूख व अकाल से ने उसे साहसी बना दिया, बोल्ड बना दिया। यानी अब जब उसको भूख लगने लगी और अकाल पड़ गया चारों तरफ, तो उसको अब थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ी और वो थोड़ा सा बोल्डनेस उसके अंदर लेके आया। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट, और वो पूरा का पूरा बरसात से भीग गया था क्योंकि पहले ही सर्दी तो आ चुकी थी, विंटर आ चुकी थी, अब साथ साथ में बरसात भी आ गई और अब वो भूखों मरने लगा, भीग भी गया। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, और वो सर्दी से अब पूरी तरह से कांप रहा था। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंड, और फिर वो एक कंजूस चींटी के पास गया, उसके पास शरण मांगने के लिए गया। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, और उसने सोचा कि शायद बरसात में वो उसे शरण दे दे और खाने के लिए मुंह भर दाने भी दे दे, थोड़ा बहुत दाना उसको खाने के लिए भी दे दे। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, ही विश्ड ओनली टू बोरो, उसने कहा
कि मैं खाली आपसे उधार मांगना चाह रहा हूँ। वो चींटी के घर गया और उसने उससे बताया कि मैं बरसात में भीग गया हूँ, मैं ठंड से काँप रहा हूँ, भूखों मर रहा हूँ, और मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मुझे कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए दे दो, और उधार समझ के दे दो। आई रीपे इट टुमारो, और कल मैं तुम्हें उसको वापस कर दूंगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, और अगर वो उसे कुछ खाने के लिए नहीं देगी, तो अगर उसकी सहायता कर देगी तो वो भूख तथा कष्ट से अवश्य मर जाएगा अगर उसने उसकी सहायता नहीं करी तो। अब आगे देखिए चींटी क्या कहती है उसको। सेज द एंड टू द क्रिकेट, यानी जो चींटी है वो क्रिकेट से क्या कहती है। चींटी क्रिकेट से कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड योर फ्रेंड, यानी वो कहती है कि मैं तुम्हारी नौकर हूँ और मैं तुम्हारी दोस्त भी हूँ। बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड, लेकिन हम चींटियों का एक उसूल है कि ना ही तो हम उधार देते हैं और ना ही हम उधार लेते हैं। हम नौकर की तरह तुम्हारा काम कर सकते हैं और वैसे मैं तुम्हारी दोस्त भी हूँ, लेकिन उधार लेना और देना हम लोग नहीं करते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, कोट द क्रिकेट नॉट। लेकिन उसने कहा कि मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि क्या तुमने बिल्कुल भी बचत नहीं करी, तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं बचाया, कुछ भी अभी तक बचाकर नहीं रखा। कोट द क्रिकेट नॉट, और क्रिकेट ने उसे जवाब, झिंगुर ने उसे जवाब दिया कि नहीं, आपने कुछ भी बचाकर नहीं रखा, ये बात मुझे बताएं। तो झिंगुर ने कहा, मैंने बचाकर कुछ भी नहीं रखा। माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा जो दिल है वो इतना हल्का था, इतना मतलब मैं खुश था कि मैं दिन रात गाता ही रहा। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, मैं सुबह शाम सिर्फ मैंने क्या किया कि मैं गाता ही रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड के, और मुझे जो सारी की सारी प्रकृति थी, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यानी कि मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं बचाया। जब अच्छे दिन थे, स्प्रिंग का टाइम था, जब अच्छी धूप निकली हुई थी, समर डेज थे, मैं इतना मन से अपने आप को हल्का महसूस करता था कि मैंने अपने लिए दिन रात में सिर्फ गाता रहा। और क्योंकि मुझे लगता था कि सारी प्रकृति मुझे हर्षित दिखाई देती थी, ये सब ऐसा ही रहेगा, कभी कुछ ख़त्म नहीं होगा, तो मैं सिर्फ उसके मज़े लेता रहा और गाता हुआ इधर उधर घूमता रहा। यू सैंग सर यू से, गो देन सेज द एंड एंड डांस द विंटर अवे। तो अब चींटी को गुस्सा आया और उसने कहा कि आप तो गाते ही रहे श्रीमान, तो आप ऐसा करें कि अब आप जाएं वापस और उसी नाच गाने से सर्दी को भी दूर भगा दें। यानी गर्मियों का आनंद आपने नाच गा के लिया, बसंत ऋतु का आनंद भी आपने नाच गा के लिया, तो अब ये जो ऋतु आई है सर्दी की ऋतु, इसको भी आप उसी तरह से मस्ती करते हुए नाचते गाते भगा दीजिए। दस एंडिंग ही हैसिटली लिफ्टेड द विकेट, और अपनी बात को ख़त्म करते हुए उसने झिंगुर को उठाया और एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उसने उस क्रिकेट को उठाया, झिंगुर को उठा के दरवाजे से बाहर कर दिया। फोक्स कॉल दिस अ फेबल, इट्स आइल वारंट इट ट्रू, यानी लोग बाग जो हैं या मित्र जो हैं वो इसे फेबल कहते हैं, कहानी कहते हैं कि ये कहानी है, पर मैं इसे सत्य साबित करूँगा। टू क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, यानी कवि अब इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ क्रिकेट ऐसे होते हैं कि जिनके 4 पाँव होते हैं, लेकिन कुछ क्रिकेट ऐसे होते हैं जिनके 2 पाँव होते हैं। यानी भावार्थ ये है कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो वर्तमान में खुशी ढूंढते रहते हैं और भविष्य की चिंता नहीं करते, लापरवाह बने रहते हैं और
साथ ही वो निर्बल भी निर्धन की कोई सहायता नहीं करता बल्कि उपहास करता है। ये देखा हमने कि किस तरह से चींटी ने उसको कहा। अतः हमें अपने को हमेशा सामर्थ्यवान बनाए रखना चाहिए ताकि हमें किसी से कुछ मांगना ना पड़े। तो पूरी कविता को जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक सीख मिलती है, वो ये है कि हमारे दिन चाहे अच्छे चल रहे हों, हमें उस समय बुरे समय के लिए कुछ ना कुछ बचा के रखना चाहिए। यानी हमें अपने समय को और अपने धन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। आगे के बारे में सोच के थोड़ी बहुत भविष्य के लिए भी कुछ बचत करनी चाहिए, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी कोई भी मदद करने नहीं आएगा, हमें अपनी मदद स्वयं ही करनी पड़ेगी। तो इस कविता में झिंगुर तो 4 टांगों वाला था, लेकिन सही ज़िंदगी में देखा जाए तो मनुष्य को भी झिंगुर के साथ ही कंपेयर किया है कि मनुष्य भी ऐसे ही करता है कि उसकी अलमारी खाली रख लेता है वो, यानी कुछ बचत नहीं करता और फिर बाद में दूसरों से मांगता है तो उसको कहीं से भी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिलती और उसे मुँह की खानी पड़ती है और वो दुख पाता है, उसे बुरे दिनों का सामना करना पड़ता है। तो ये बहुत ही प्यारी सी कविता हमने पढ़ी जिससे हमें सीख भी मिली कि बुरे समय के लिए हमें कुछ ना कुछ बचा के रखना चाहिए। समय हमेशा गाने में और मस्ती करने में ख़राब नहीं करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग इस चैप्टर को पढ़िए और अपने एग्ज़ाम्स की बढ़िया तैयारी कीजिए। हैव अ नाइस डे। और जाने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये कविता आपको कैसी लगी, क्या आपको इससे कोई प्रेरणा मिली या नहीं मिली। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय।